हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की रिवीजन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर हम एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप पीछे की रिवीजन क्लास की सर्विंग सेकंड की वीडियो, सवाल मैकेनिक्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी सब्जेक्ट की वीडियो दे दी गई है। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, उनकी वीडियोज आप फिर सेमेस्टर की जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम भूकंप स्टार्ट कर रहे हैं। भूकंप के जितने भी चैप्टर आपके हैं सिलेबस में, सभी चैप्टर को कंप्लीट करा जाएगा। एक एक चैप्टर को हम एक एक वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा रिवीजन करने वाले हैं एक एक चैप्टर का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है भूकंप इंजीनियरिंग के तत्व। सेकेंड हमारा है परंपरागत निर्माण कार्यों का भूकंपीय व्यवहार। फिर हमारा है भूकंपरोधी भवन, अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग क्या होती है, भारत के भूकंप जोन का परिचय। फिर हमारा है पश्च फिटिंग, प्रबलित कंक्रीट एवं चिनाई में प्रबलन का प्रावधान, भूकंप के लिए द्रुत चेतावनी प्रणाली का परिचय और आपदा प्रबंधन। तो ये सभी चैप्टर आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। लास्ट में जब आपका वीडियो का एंड होगा तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए जाएंगे कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जाते हैं, कितने पार्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो सभी जानकारी के लिए आप इस वीडियो पर इन तक बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिविजन क्लास की सीरीज। फर्स्ट चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे भूकंप इंजीनियरिंग के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग सेस्मोलॉजी। तो यहाँ से आपको पूरा रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको अभी हम यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अगर आप कर लेते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको कवर हो जाते हैं उसमें। तो उसी के ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उसी के छोटे छोटे ये पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दी गई थी उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है भूकंप की प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, समझाइए। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है? प्लेट टेक्टोनिक्स आपका क्या होता है कि विभिन्न अनुकल्पनाओं के अनुसार भूकंप की उत्पत्ति के कई कारण हो सकते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भ शास्त्रियों ने क्या किया कि एक सिद्धांत दिया, इन्होंने भूगर्भ शास्त्रियों ने, और इसी सिद्धांत का जो नाम है वो आपका बड़ा प्लेट टेक्टोनिक्स। भूगर्भ शास्त्रियों ने एक सिद्धांत दिया है जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में अगर एग्जाम में पूछता है तो आप इस प्रकार से इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि जो आपका भूकंप होता है, भूकंप की जब उत्पत्ति होती है, ये उत्पत्ति इनकी कई कारणों से हो सकती है और इन्हीं के संबंध में भूगर्भ शास्त्रियों ने एक सिद्धांत दिया था उनकी उत्पत्ति के संबंध में ही। तो इसी सिद्धांत को हम क्या करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आपका समस्त भूमंडल कुछ दृढ़ प्लेटों में बटा हुआ है जिनकी मोटाई 100 किलोमीटर से भी अधिक है। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि समस्त जो भूमंडल है वो कुछ दृढ़ प्लेटों में बटा हुआ है और इनकी मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर से भी अधिक है। ये प्लेटें भूगर्भ में उपस्थित द्रव पर तैरती रहती है। जो भूगर्भ में आपका द्रव उपस्थित होता है उस पर ये प्लेटें तैरती रहती है। इन प्लेटों को चित्र में दिखाया गया है। चित्र में इन प्लेटों की गति की सापेक्ष दिशा भी दिखाई गई है। महाद्वीप साइज की 6 प्लेटें हैं जिनके नाम है आपके अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया और पैसिफिक है, तथा उप महाद्वीप साइज की आपकी 14 और प्लेटें हैं। इन प्लेटों की सापेक्ष गति के कारण प्लेटों की सीमाओं पर आकार परिवर्तन होता रहता है। इनका जो डिफॉर्मेशन है होता रहता है और यह परिवर्तन धीरे धीरे व निरंतर होता है, लेकिन कभी कभी भूकंप आने पर झटके के साथ अचानक भी होता है। तो ये आपका है प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत, और इसी भूकंप की उत्पत्ति के लिए जो एक सिद्धांत भूगर्भ शास्त्रियों ने दिया उसी को हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप आने के कारण। भूकंप आने के कारण क्या हो सकते हैं आपके, कि जब पृथ्वी के नीचे की चट्टानों में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा अचानक विमुक्त होती है तो आपकी क्या होती है, भूकंप आते हैं। जब पृथ्वी के नीचे जो चट्टान होते हैं आपके, उसमें जो स्टोर आपकी इलास्टिक एनर्जी होती है, संचित आपकी प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, ये जब अचानक से मुक्त होती है तभी आपकी क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। तो यही आपका मेन कारण है भूकंप आने का। और आपका यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि ये ऊर्जा कैसे संचित होती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो यहाँ से आपको बताया गया डिटेल में कि यदि हम चट्टान के एक भाग पर चोट करें तो चट्टान आपकी टूट जाएगी। जब हम चट्टान के किसी एक भाग पर चोट करते हैं, अचानक से लगी चोट के कारण क्या होती है, चट्टान आपकी टूट जाती है और वो व्यवहार भंगुर होता है। उनका जो चट्टान का व्यवहार होगा ब्रिटल होगा। ब्रिटल मटेरियल आप जानते हैं कि ब्रिटल मटेरियल को अगर एक बार ऐसे उस पर चोट करो तो अचानक से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये ब्रिटल की तरह व्यवहार करती है।
लेकिन यदि हम चट्टान पर धीरे धीरे बल बढ़ाते जाएं तो चट्टान आपकी टूटेगी नहीं, बल्कि उसमें कुछ परिवर्तन होने लगेंगे, जो आपके इसमें विकृति आने लगेगी। तो अगर हम चट्टान पर धीरे धीरे बल को बढ़ाते हैं, अगर अचानक से उस पर किसी एक पार्ट में चोट नहीं करते हैं, तो आपकी क्या होगी, चट्टान टूटेगी नहीं, लेकिन उसमें क्या होगी, कुछ आपके परिवर्तन आएंगे, उसमें जो कुछ परिवर्तन होंगे और इसमें विकृति आने लगेगी। तो इस विकृति के फलस्वरूप चट्टान के रूप व आकार में क्या होंगे, परिवर्तन होने लगे। विकृति के फलस्वरूप क्या होता है कि इनके जो भी साइज होती है और शेप होती है उसमें चेंज होता है, तो यही आपका विकृति होता है। तो इनके फलस्वरूप आपका आकृति व आकार में परिवर्तन होने लगेगा, और इस प्रकार धीमी गति से चट्टान पर प्रतिबल लाने से ही वह प्रत्यास्थ पदार्थ की तरह व्यवहार करेगी। तब ये ब्रिटल की तरह व्यवहार नहीं करेगी, तब कैसे व्यवहार करेगी, इलास्टिक मटेरियल की तरह ये व्यवहार करेगी। और इस व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रत्यास्था सिद्धांत लागू किया जा सकता है। इस व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रत्यास्था सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। जब चट्टान में विकृति होती है तो उसमें विकृति ऊर्जा उसी प्रकार संचित हो जाती है जैसे स्प्रिंग को दबाने पर स्प्रिंग में संचित हो जाती है। तो जब क्या करते हैं कि इसमें जब धीरे धीरे हम इस पर लोड बढ़ाते हैं, जिसमें क्या होता है, इसके आकृति और आकार में परिवर्तन होता है, जिससे आपकी विकृति होती है। तो इन्हीं के कारण जो स्ट्रेन, आपकी जो विकृति ऊर्जा होती है वो आपकी धीरे धीरे संचित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, प्रयोगशाला में परीक्षणों से यह भी पाया गया है कि जब भंगुर चट्टान पर त्रिअक्षीय संपीड़न बल लगाया जाता है, तो जब बल दिए गए प्रतिबंधक दाब के लिए भंजक बल के 1/3 से 2/3 तक होता है, जब जो ये बल क्या होता है 1/3 से 2/3 तक होता है, तो चट्टान में अधिकतम संपीड़न के अक्ष के समांतर महीन दरारें पड़ जाती है। जो अधिकतम संपीड़न का अक्ष होता है उसके समांतर महीन दरारें पड़ जाती है चट्टान में। और जब इसी अवधारणा को बहुत बड़े रूप में पृथ्वी प्रॉपर्टी पर लागू किया जाता है, जो अर्थ क्रस्ट होता है उस पर लागू किया जाता है, तो कुल विकृति प्रक्रिया में कई अन्य कारक जैसे प्रतिबल लगने का कुल समय काल, प्रतिबल लगने की दर, चट्टान की संपीड़न व तनन सामर्थ्य आदि भी योगदान करते हैं। अन्य संभावित कारक तापक्रम, प्रतिबंधक बल, पपड़ी में द्रव की उपस्थिति व उनकी गहराई आदि भी है। जब प्रतिबलों का मान चट्टान की तनन या संपीड़न सामर्थ्य से अधिक हो जाता है तो चट्टान आपकी भंजित हो जाती है। इसको हम भंगुर विरूपण भी कहते हैं, इसको हम ब्रिटल डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। इस अचानक भंजन के कारण चट्टान में संचित विकृति ऊर्जा एक झटके में ही मुक्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आपकी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जो ऊर्जा आपके चट्टान में, पृथ्वी के नीचे चट्टान है, उसमें जो ऊर्जा संचित होती है, स्टोर होती है, उनका अचानक से जब ऊर्जा मुक्त होती है तभी आपकी क्या होते हैं, भूकंप आता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। यही आपका कारण है भूकंप आने का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो जो आपका सेस्मिक वेव्स होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप के समय असीम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब भूकंप आता है तो असीम ऊर्जा आपकी उत्सर्जित होती है, जो भूकंप तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है। यही आपकी ऊर्जा भूकंप तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है, और इन तरंगों को पृथ्वी सतह पर भूकंप लेखी द्वारा दर्ज किया जा सकता है। भूकंप लेखी के द्वारा हम रिकॉर्ड करते हैं इन तरंगों को। ये तरंगे पृथ्वी के अंदर व पृथ्वी की सतह पर आने से सतह पर समस्त दिशाओं में गति करती है। पृथ्वी के अंदर व पृथ्वी की सतह पर आने से क्या करती है कि सतह के समस्त जो दिशाएं होती है उसमें ये गति करती है। चित्र में आपको भूकंप के समय भूकंप का एक प्रतिरूपी अभिलेख दिखाया गया है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपका भूकंप है इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा है, भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो भूकंप तरंगों के बारे में बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप तरंगे, तो भूकंप तरंगे आपकी होती क्या है, ये तरंगे भूकंप के फोकस से उत्सर्जित होती है तथा भूपटल के अंदर से होती हुई बाहर की ओर गमन करती है। और ये तरंगे आपकी दो प्रकार की होती है मेन रूप से। पहला हमारा होता है प्रारंभिक तरंगे, जिसको हम पी वेव्स बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है द्वितीय तरंगे, जिसको हम यस वेव्स के नाम से जानते हैं। तो पी वेव्स और यस वेव्स होता क्या है आपका, सबसे पहले हम देखते हैं पी वेव्स। तो पी वेव्स जो होता है पी तरंगे, उसको हम प्रारंभिक तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम आप याद रखेंगे कि ये तीनों नाम आपके पी वेव्स के ही है। नेक्स्ट हमारा है, ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समरूप होती हैं और अनुदैर्ध्य दिशा में आगे की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सभी प्रकार के पदार्थों ठोस, तरल व गैस में से गुजर सकती हैं। जो आपकी पी वेव्स होती है, पी तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों में से ये गुजर सकती हैं। और यहाँ पर एक फिगर की मदद से आपको पी वेव्स को दिखाया गया, ये आपकी तरंग दैर्ध्य है, और ये आपकी पी तरंगे जिसको हम प्रारंभिक तरंगे के नाम से जानते हैं, इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्त तरंग ट्रेन में से ये तरंगे, जो आपकी समस्त तरंगे होती है उसमें से जो आपकी पी वेव्स होती है भूकंप लेके स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती है। तो जो समस्त तरंगे होती हैं उसमें से सबसे पहले आपकी पी वेव से आपकी भूकंप स्टेशन पर पहुंचती हैं, इसीलिए इन तरंगों को हम प्रारंभिक तरंगों के नाम से जानते हैं। इन तरंगों की निम्न गति, आपकी जो गति होती है निम्न सूत्र से निकाली जा सकती है। तो इस फार्मूले की मदद से हम पी वेव्स की जो गति होती है उसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है,
तरंग अपने रास्ते के पदार्थ में धकेलने अर्थात पुश एवं खींचने का प्रभाव उत्पन्न करती है। बड़े भूकंपों की स्थिति में पी वेव्स को महसूस किया जा सकता है। जब बड़े भूकंप आते हैं तो वहां पर हम पी तरंगों को महसूस कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है इसका, अनुप्रस्थ, द्वितीयक, कर्तन या यस तरंगे। जो आपकी यस तरंगे होती है उसके भी कई नाम हैं, सभी नाम को आप याद रखेंगे, कभी भी एग्जाम में किसी नाम से भी पूछ सकता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे, द्वितीयक तरंगे, कर्तन तरंगे और यस तरंगे, सभी नाम एक ही के हैं। ये क्या होती है? यस तरंगे। इनको फिगर की मदद से यहाँ पर दिखाया गया, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सकते हैं। तो यस तरंगे, ये टाइप की आपका कुछ ये आकार इनका बन रहा है, तो इसलिए इसको यस तरंगे भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के समरूपी होती हैं। इनका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अवयव पी तरंगों से समकोण पर होता है। इनका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अवयव जो होता है पी तरंगों से समकोण पर होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये तरंगे केवल ठोसों में से ही गुजर सकती है। जो आपकी पी तरंगे थी ठोस, तरल और गैस तीनों में से गुजर जा रही थी, लेकिन जो आपकी यस तरंगे होती है केवल ठोस में से, सॉलिड में से ही गुजर सकती हैं। द्रव और गैसों में कर्तन नहीं हो सकता है, अतः ये द्रव और गैसों में से गुजर नहीं सकते हैं। और इसकी गति अगर आपको निकालनी है तो इस फार्मूले की मदद से हम ये तरंगों की गति को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ये तरंगे पदार्थ में से गुजरते समय उसमें कर्तन एवं ऐंठन उत्पन्न करती है। ये तरंगे संरचनाओं पर पी तरंग से अधिक घातक प्रभाव डालती है। जो आपकी यस तरंगे होती है पी तरंगों से अधिक घातक प्रभाव ये डालती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक आपका होता है सतही तरंगे। तो सतही तरंगे सरफेस वेव्स क्या होती है? ये तरंगे भी निम्न दो प्रकार की होती हैं। तो इसमें आपका एक होता है लव वेव्स, दूसरा आपका होता है रिले वेव्स। लव वेव्स और रिले वेव्स ये होती क्या है? ये तरंगे उत्केंद्र से निकलकर बाहर की ओर सब दिशाओं में गति करती है। उत्केंद्र जो होता है आपका एपिसेंटर होता है, वहां से निकलकर ये बाहर की ओर सभी दिशाओं में गति करती है और ये बड़े विनाशकारी भूकंप को उत्पन्न करती है, जिससे जान माल का अधिक नुकसान आपका होता है। ये आपके दोनों के फिगर दिखाए गए यहाँ पर, जो आपके रेले तरंगे हैं और जो आपकी लव तरंगे होती हैं, इसका फिगर यहाँ पर दिखाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप की रेटिंग या साइज को बताइए। तो भूकंप की रेटिंग या साइज क्या होती है? इसका मतलब क्या है कि जब भी जो भूकंप आते हैं आपके, उनका जो प्रभाव पड़ता होगा, इफेक्ट पड़ता होगा, जितना ज्यादा पड़ता है तो उनकी रेटिंग उतना ही अधिक होगी। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, अगर रेटिंग अधिक है तो इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, रेटिंग कम है तो इफेक्ट आपका कम पड़ेगा, नुकसान आपके कम होंगे। तो यही आपकी होती है भूकंप की रेटिंग। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भूकंप की रेटिंग या साइज। भूकंप से होने वाला जान माल का नुकसान उसकी रेटिंग अर्थात साइज पर निर्भर करता है। कुछ भूकंप इतने हल्के होते हैं कि उनका किसी को एहसास तक नहीं होता, जबकि कुछ भूकंप इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनसे भयंकर तबाही होती है, लाखों जाने चली जाती है तथा देश की अर्थव्यवस्था तक गड़बड़ा जाती है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भूकंप की तीव्रता अर्थात भीषणता, विकरालता कितनी है। और ये जो भूकंप की रेटिंग होती है इसको हम दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हमारा भूकंप की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, और दूसरा हमारा भूकंप का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो एक एक को हम एक अलग अलग देखेंगे। भूकंप की प्रबलता क्या होती है, भूकंप के परिमाण क्या होते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए, भूकंप की प्रबलता की रेटिंग प्रदर्शित करती है। जो भूकंप की प्रबलता होती है भूकंप की रेटिंग प्रदर्शित करती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर भूकंप की प्रबलता ज्यादा है तो उसकी रेटिंग अधिक होगी, उसमें ज्यादा आपकी हानियां होंगी, और भूकंप की प्रबलता कम है तो रेटिंग उसकी कम होगी और हानियां आपकी कम होंगी। तो यही मतलब है इसका। भूकंप जितना बड़ा व विनाशकारी होगा उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। प्रबलता का आधार मनुष्य एवं उनके द्वारा निर्मित संरचनाओं पर प्रभाव व पृथ्वी पर होने वाले भौगोलिक परिवर्तन से है। प्रबलता का मतलब क्या है कि जो मनुष्य है, मनुष्य द्वारा जो निर्मित संरचनाएं हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, फिर जो भी आपकी ये गाड़ियां वगैरह हैं, तो आप चलायमान जो भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए भूकंप आ रहा है, गाड़ियां वगैरह चल रही है, उनमें कुछ नुकसान हो गया, आपके जो बिल्डिंग बने हुए हैं उसके प्लास्टर उखड़ने लगे हैं, उसमें दरारें पड़ने लगी, तो इनसे हम पता कर सकते हैं कि उनकी प्रबलता कितनी है, कम है, ज्यादा है। तो इस प्रकार से अगर प्रबलता पता है तो रेटिंग भी हमको पता होगी, क्योंकि प्रबलता आपकी रेटिंग को प्रदर्शित करती है। और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि भूकंप कितनी जानलेवा है, कितने हानिकारक प्रभाव डाल रही है, या फिर अगर कम आपका होगा प्रबलता तो आपके भूकंप से ज्यादा आपकी हानियां नहीं होंगी, कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। तो यही प्रबलता का मतलब है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रभाव उपकरणों की सहायता के बिना अनुभव किए जाते हैं। ये जो प्रभाव होते हैं उनको बिना उपकरण के हम अनुभव कर सकते हैं। ये प्रभाव भूकंप के दौरान उस स्थान पर पृथ्वी के हिलने डुलने की मात्रा पर निर्भर करते हैं, अगर पृथ्वी कितना हिल रही है। ये प्रभाव कुछ साधारण हानि रहित कंपनों, हल्के झटकों जैसे जिनसे चलायमान वस्तुएं जैसे कार, बस, ट्रेन आदि प्रभावित हो जाए, घंटियां बजने लगे, प्लास्टर उखड़ने से लेकर भवनों में दरारें पड़ने, उनके क्षतिग्रस्त होने व भवनों व अन्य संरचनाओं की पूर्णतः तहस नहस व ध्वस्त होने
तक हो सकता है। भूकंप की प्रबलता चर मान है और इन निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो आपका वेरिएबल होता है, आपका बदलता रहता है। ये आपका निम्न मानों पर निर्भर करता है। एक आपका होता है भूकंप का परिमाण। भूकंप के परिमाण जितना अधिक होगा इसकी प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी। उत्केंद्र से दूरी, अगर उत्केंद्र से दूरी का मतलब क्या है कि उत्केंद्र आपका एपिसेंटर जहाँ होता है, जितना आपका दूर होगा एपिसेंटर से, जितनी दूरी होगी आपके भूकंप का जो प्रभाव होगा उतना ही कम पड़ेगा। और उत्केंद्र से जितना पास होगा जो आपका जो भी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है या फिर कोई भी स्थान है, तो उस पर आपका इफेक्ट आपका ज्यादा पड़ता है। भूकंप के फोकस की गहराई, भूकंप के फोकस की गहराई पर ये डिपेंड करता है, फोकस की गहराई कितनी है, कम है या ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा है भूकंप की भूगर्भीय व मृदा की स्थितियां। जो मृदा की स्थितियां होंगी उस पर ये डिपेंड करेगा, मृदा की कैसी स्थितियां, किस प्रकार की सॉइल है आपकी। नेक्स्ट हमारा है निर्माण कार्य का प्रकार, आयु, क्वालिटी और प्रेक्षक का प्रबलता अनुभव करने का ज्ञान व विशेषज्ञता। तो निर्माण कार्य का प्रकार का मतलब क्या है कि किस टाइप का आपका निर्माण कार्य है, उसकी आयु कितनी है और उसकी क्वालिटी कितनी है, अच्छी क्वालिटी है फिर लो क्वालिटी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर लो क्वालिटी होगी तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी होगी तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है प्रेक्षक का प्रबलता अनुभव करने का ज्ञान व विशेषज्ञता। तो जो भी प्रेक्षक है उसका प्रबलता का अनुभव जो ज्ञात करने की जो भी उसके पास ज्ञान है, अगर आपका सही ज्ञान है, उसके पास सारी जानकारियां उसको उपलब्ध है, तो तब तो वो सही तरीके से उसको ज्ञात कर सकता है कि उसकी भूकंप की जो रेटिंग है, प्रबलता है, अधिक है या कम है। अगर उसको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप वो नहीं बता सकता कि भूकंप की रेटिंग या प्रबलता कितनी कम है या ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें, आरंभ में भूकंप के प्रभाव की तीव्रता का अनुमान लगाकर भूकंप की प्रबलता निर्धारण के प्रयास किए गए। तो भूकंप के प्रभाव की तीव्रता होती है, उसका अनुमान लगाकर हम भूकंप की प्रबलता निर्धारण के प्रयास किए, लेकिन अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि अधिकांश भूकंप के संबंध में मानवीय प्रतिक्रिया एवं क्षति के पैटर्न में काफी समानता थी। ये प्रयास विभिन्न समयों व स्थानों पर आए भूकंपों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थे। बाद में अनुसंधानकर्ताओं ने प्रबलता के संबंध में कुछ मानक पैमाने विकसित किए, जिनसे प्रबलता का अनुमान लगाना आसान हो गया और उसमें एक रूपता आ गई। तो ये तो है हमारी भूकंप की प्रबलता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। दूसरा जो हमारा टॉपिक है भूकंप के परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ये क्या होता है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा क्या होता है, भूकंप लेखी से प्राप्त भूकंप तरंगों के आयाम के आधार पर भूकंप की रेटिंग प्रदर्शित की जाती है। जो भूकंप लेखी से प्राप्त भूकंप तरंगों के आयाम होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, उनके आधार पर भूकंप की रेटिंग को प्रदर्शित करते हैं। यह रेटिंग भूकंप का परिमाण कहलाती है। यही रेटिंग आपकी क्या कहलाती है, भूकंप का परिमाण कहलाती है। भूकंप लेख भूकंप मापी से प्राप्त भूकंप तरंगों का ग्राफीय चित्रण है। जो भूकंप लेख होता है, सिस्मोग्राम होता है, वो आपका भूकंप मापी से प्राप्त भूकंप तरंगों का ही प्रकाशीय चित्रण होता है, ग्राफीय चित्रण होता है, जिसका एक अति सरलीकृत प्रारूप चित्र में दिखाया गया है। किसी भूकंप की रेटिंग उसके वास्तविक भूकंप लेख की भूतकाल में आई किसी भूकंप के मानकीकृत अभिलेखों से तुलना करने पर प्राप्त होती है। जो भूकंप की रेटिंग होती है वो कैसे प्राप्त होती है, जैसे जो वास्तविक भूकंप है और भूतकाल में जो भूकंप आए हुए हैं तो उनका आपस में अगर हम तुलना करेंगे तो वहां से हमको भूकंप की रेटिंग प्राप्त होती है। ये मानक अभिलेख मानक उपकरणों और मानक दूरी के लिए तैयार किए जाते हैं। किसी भूकंप के मापे गए आयाम को शून्य झटके के संदर्भ में लघुगुणक पैमाने पर प्रदर्शित किया जाता है। लघुगुणक पैमाने को इस पे प्रदर्शित करते हैं। भूकंप के परिमाण को 2, 3, 4 संख्याओं और उनके दशमलव में प्रदर्शित किया जाता है। अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सबसे अधिक परिमाण का जो भूकंप था वो आपका 2 मार्च 1933 को जापान में शनरिकु भूकंप आया तथा जिसका परिमाण कितना था आपका 8.9 था। 1897 और 1950 में आए भूकंपों को क्रमशः 8.7 और 8.75 मान दिए गए हैं। एक परिमाण और दूसरे संलग्न परिमाण के भूकंप में लगभग 31 गुना ऊर्जा विमुक्त होती है। एक परिमाण और दूसरा जो संलग्न परिमाण का भूकंप होता है उसमें लगभग 31 गुना ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रकार 5 परिमाण का भूकंप 4 परिमाण के भूकंप से लगभग 31 गुना तथा 3 परिमाण के भूकंप से लगभग 1000 गुना बड़ा है। ये आपका होता है इनकी जो भूकंप का परिमाण होता है, जो इनकी प्रबलता होती है, तो ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। भूकंप लेख का एक सरलीकृत यहाँ पर प्रारूप दिखाया गया है, भूकंप लेख आपका कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रत्येक भूकंप के साथ विपुल ऊर्जा विमुक्त होती है। जो विपुल ऊर्जा होती है वो विमुक्त होती है। यद्यपि यह सभी ऊर्जा कभी भी अभिलेख स्टेशन तक नहीं पहुंचती है। यद्यपि
यदि इस ऊर्जा को भूमि के त्वरण से संबंध कर दिया जाए तो इस ऊर्जा को भूकंप का परिमाण परिभाषित करने का आधार बनाया जा सकता है, अर्थात इससे भूकंप का परिमाण जाना जा सकता है। भूकंप द्वारा जो विमुक्त ऊर्जा होती है उसको हम इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं, भूकंप के द्वारा जो ऊर्जा आपकी विमुक्त होती है। नेक्स्ट हमारा है उत्केंद्रीय दूरी व भूकंप समभूकंप रेखाओं को विस्तार से समझाइए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्केंद्र क्या होता है? छोटे छोटे टॉपिक आपके उसमें जो आपके टिप्पणी वगैरह होती है उसमें पूछ लिए जाते हैं, आपके क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि इनको आपको बताना है डिटेल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्केंद्रीय दूरी समभूकंप रेखाएं, 3 टर्म आपके यहाँ पर है। तो तीनों को हम अच्छे से समझेंगे। उत्केंद्र आपका क्या होता है, जिसको हम ईपी सेंटर के नाम से जानते हैं। भूकंप के फोकस के ऊर्ध्वाधर ऊपरी सतह पर स्थित बिंदु भूकंप का उत्केंद्र कहलाता है। जो भूकंप के फोकस के ऊर्ध्वाधर ऊपर पृथ्वी सतह पर स्थित बिंदु आपका क्या कहलाता है? भूकंप का उत्केंद्र कहलाता है। लंबवत होने के कारण भूकंप के स्रोत यानी कि फोकस से इसकी दूरी न्यूनतम होती है, जिसके कारण भूकंप की तरंगें सबसे पहले इसी स्थान पर पहुंचती हैं तथा भूकंप से जो आपके इसी स्थान पर सबसे अधिक क्षति होती है। जब सबसे पहले तरंगे इसी स्थान पर पहुंचेंगी, नजदीक होती है ये, इसीलिए क्षति आपकी यहीं पर होती है। इससे दूर की जो तरंगे होती है भूकंप का प्रभाव घटता, इसके दूर जो आपका होता है भूकंप का प्रभाव घटता चला जाता है। सामान्यतः भूकंप का नाम उत्केंद्र के स्थान के नाम पर ही रखा जाता है। तो जब भूकंप का नाम होता है उत्केंद्र का नाम होता है उस जगह का, तो उसी के आधार पर ये रखा जाता है। और ये एपिसेंटर होता क्या है? जो आपका भूकंप का फोकस होता है उसके ऊर्ध्वाधर ऊपरी सतह पर स्थित बिंदु भूकंप का उत्केंद्र कहलाता है। जो फोकस होगा उसके ऊर्ध्वाधर ऊपरी सतह पर जो पृथ्वी पर आपका बिंदु होगा वही हमारा भूकंप का उत्केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है उत्केंद्रीय दूरी। एपिसेंट्रल डिस्टेंस आपकी क्या होगी? भूपृष्ठ के किसी स्थान की भूकंप के उत्केंद्र से दूरी उत्केंद्रीय दूरी कहलाती है। तो भूपृष्ठ के किसी स्थान से जो आपका भूकंप के उत्केंद्र की दूरी होगी वही हमारी उत्केंद्रीय दूरी कहलाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी भूकंप का प्रभाव उतना ही कम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका फोकस था, जो फोकस की गहराई होती है कुछ, जो भूकंप पृथ्वी के नीचे आपका फोकस होता है, फोकस की गहराई होती है, इसके ऊर्ध्वाधर सतह पर आपका पृथ्वी की सतह पर जो आपका पॉइंट होता है यही हमारा क्या होता है? उत्केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये हमारा उत्केंद्र हो गया, ये नीचे हमारा फोकस है और इससे ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है सबसे पास में जो होता है हमारा उत्केंद्र कहलाता है। और उत्केंद्र के नाम पर ही हम भूकंप का नाम रखते हैं। और ये जो उत्केंद्र होता है इसका किसी भी स्थान से, मान लीजिए यहाँ पर कोई नगर बसा हुआ है और यहाँ से इस उत्केंद्र की जो दूरी होगी यही दूरी हमारी उत्केंद्रीय दूरी कहलाएगी। ये जो दूरी हमारी है ये हमारी उत्केंद्रीय दूरी कहलाएगी। और ये दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही आपका नुकसान कम होगा, और जितनी पास होगी यानी कि उत्केंद्र दूरी से जो भी नगर शहर जो भी पास में होगा उसका नुकसान ज़्यादा होगा, और जिसकी दूरी सबसे ज़्यादा है उसका नुकसान कम होगा। तो ये हमारी दूरी उत्केंद्रीय दूरी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है समभूकंप रेखाएं। समभूकंप रेखाएं क्या होंगी? भूकंप की जो आपकी उद्गम केंद्र होता है अर्थात फोकस से सब तरफ को फैलती है भूकंप की जो तरंगे होती हैं, तो भूकंप तरंगे उत्केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। उत्केंद्र पर इनका प्रभाव तीव्रतम होता है तथा उससे दूर का प्रभाव निरंतर घटता चला जाता है। जो उत्केंद्र होता है उनका उत्केंद्र पर प्रभाव आपका ज्यादा होता है और उससे दूर आपका क्या होता है? प्रभाव आपका घटता चला, जितना ही दूरी बढ़ती है उतना ही आपका प्रभाव इसका घटता चला जाता है। इस प्रकार भूकंप के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का अनुभव होता है। एक ही प्रबलता के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उसी को हम समभूकंप रेखा कहते हैं। जो भी आपकी उत्केंद्र होती है और उत्केंद्र दूरी होती है, तो दूरी आपकी जितनी अधिक होगी उतना ही उनका जो प्रभाव होगा वो कम होता चला जाएगा। और जो एक प्रबलता की जो विभिन्न आपकी भूकंप की रेखाएं होती हैं इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है जिनकी प्रबलता जिनकी इंटेंसिटी आपकी सेम होगी, तो वो सभी रेखाएं आपकी समभूकंप रेखाएं कहलाती है। यानी कि एक तरह का भूकंप वहां पर आया हुआ है, उनकी प्रबलता आपकी समान है, जितने भी आपकी भूकंप की रेखाएं उनकी प्रबलता का समान है। तो इन सभी लाइनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, सभी समान प्रबलता के मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसी को हम समभूकंप रेखाएं बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है उदाहरणतः यदि एक भूकंप का क्षेत्र के 10 स्थानों पर समान प्रभाव होता है तो इन 10 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखाएं कहलाएंगी। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आया और इसके इस पॉइंट पर इनकी जो प्रबलता है वो समान है, तो इनको आपस में जो मिलाने वाली रेखा होगी, समान प्रबलता के तो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही हमारी समभूकंप रेखाएं कहलाएंगी।
जैसे हम कंटूर पढ़ते हैं तो कंटूर में आपको पता है जितने भी आपके समान पॉइंट होते हैं उसको हम एक साथ मिलाते हैं। इस वाले ये कंटूर आपका है, तो अगर जहाँ जहाँ पर पॉइंट आपके सेम मिलते हैं, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, इन सभी पॉइंट को हम एक साथ मिलाते हैं। तो इनको पॉइंट को जो समान पॉइंट है उसको मिलाने वाली, समान उच्चता को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से भी आपकी समभूकंप रेखाएं होंगी। नेक्स्ट हमारा है, इसी प्रकार इन बिंदुओं से बाहर की ओर 4 स्थानों पर यदि इस प्रबलता से कम का समान प्रभाव होता है तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक अन्य समभूकंप रेखा होगी। समभूकंप रेखाओं की प्रबलता मुख्य पैमाने के प्रभावों की तुलना करके निर्धारित की जा सकती है। जो मुख्य पैमाना होता है उसके प्रभाव को तुलना को उनकी तुलना करके मुख्य प्रभाव को, और वहां से हम निर्धारित कर सकते हैं समभूकंप की रेखा। नेक्स्ट हमारा है, एक भूकंप के भूकंपी अभिलेखों में ये रेखाएं पास पास अथवा दूर दूर किसी नियमित या अनियमित आकृतियों में हो सकती हैं। समभूकंपी रेखाओं की रूपरेखा निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। इनकी जो रेखाओं की जो आपकी रूपरेखा होती है निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। पहला हमारा भूकंप के झटकों की प्रकृति, तो भूकंप के झटकों की प्रकृति होती है इस पर निर्भर करती है। ये क्या होता है, कम गहराई के फोकस वाले भूकंपी झटकों से छोटे क्षेत्र में ही उच्च प्रबलता की समभूकंपी रेखाएं प्राप्त होती है। ये आपका क्या होता है, 6 मान से अधिक, जो कम गहराई के फोकस वाले भूकंपी झटकों से छोटे क्षेत्र में ही क्या होती है, उच्च प्रबलता की समभूकंपी रेखाएं प्राप्त होती हैं। गहरे फोकस वाले झटकों से विस्तृत क्षेत्र पर अपेक्षाकृत कम प्रबलता की समभूकंपी रेखाएं प्राप्त होती है। जब आपका गहराई आपकी कम होगी तो उच्च प्रबलता की आपकी समभूकंपी रेखाएं मिलेंगी, और जब गहराई आपकी ज्यादा होगी तो कम प्रबलता की आपकी समभूकंपी रेखाएं मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा है चट्टानों की प्रकृति। दूसरा जो इनका प्रभाव जिससे आपको पड़ता है चट्टानों की प्रकृति। भूकंप तरंगों का संचार माध्यम चट्टानें ही हैं। चट्टानों के प्रकार एवं संरचना से तरंग गति प्रभावित हो जाती है, जिससे समभूकंपी रेखाएं वृत्ताकार न रहकर दीर्घ वृत्ताकार या अनियमित हो जाती हैं। तो इससे भी आपका इफेक्ट पड़ता है। भूकंप का फोकस साधारणतः उचित प्रकार से आलेखित समभूकंपी रेखा चित्र में से सबसे उच्च प्रबलता की जो आपकी भूकंपी रेखा के केंद्र के नीचे होता है, लेकिन यह कोई नियम नहीं है और इसके बहुत से अपवाद है। जब आपका भूकंप का फोकस होता है साधारणतः उचित प्रकार से आलेखित समभूकंपी रेखा चित्र में से सबसे उच्च प्रबलता की जो भूकंपी रेखा होगी उसके केंद्र के नीचे होता है। ऐसा कहा गया कि भूकंप का फोकस वहां पर होता है, लेकिन यह कोई नियम नहीं है और इसके बहुत से अपवाद भी हैं। ऐसा नहीं कि ये रूल ही है इसके नीचे होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट हमारा भूकंप लेखी से आप क्या समझते हैं, इसको नापने के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो जो भूकंप लेखी होता है, सिस्मोग्राफ होता है, वो आपका क्या होता है और इसको कैसे कैसे हम नाप सकते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जो भूकंप लेखी होता है, पृथ्वी पर भूकंप आदिकाल से आते हैं। 780 ईसा पूर्व से विश्व में आए कुछ भीषण भूकंपों के अभिलेख इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। बड़े भूकंपों के समय बड़े पैमाने पर जान माल की हानि व व्यापक विध्वंस होता है। इसके बावजूद भी मानव का भूकंप संबंधी ज्ञान बहुत सीमित व नया है। भूकंप के कारण होने वाली भूमि गति का परिशुद्ध मापन 1933 में कैलिफोर्निया भूकंप के समय ही किया गया। इसके बाद से इस 40 वर्षों में इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। वर्तमान समय में भूमि गति मापन के अति आधुनिक व संवेदनशील उपकरण उपलब्ध है। भूकंप के समय भूमि गति का परिशुद्ध व मात्रात्मक मापन भूगर्भ शास्त्री व इंजीनियर दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। भूमि गति आंकड़ों के अभाव में भूकंप के खतरों का आकलन तथा भूकंप रोधी संरचनाओं का ठीक अभिकल्पन संभव नहीं है। भूकंप के समय भूमि गति मापन में 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। जो भूकंप के समय भूमि गति का मापन करते हैं, ये आपके भूगर्भ शास्त्रियों के लिए भी और इंजीनियरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम 2 तरह के उपकरण प्रयोग करते हैं। पहला हमारा सिस्मोग्राफ जिसको हम भूकंप लेखी बोलते हैं, और दूसरा हमारा एक्सीलरोग्राफ जिसको हम त्वरण लेखी बोलते हैं। तो भूकंप लेखी बहुत संवेदनशील होते हैं तथा भूमि में होने वाली बहुत हल्की हलचल को भी दर्ज कर सकते हैं। जो आपका ये सिस्मोग्राफ है, भूकंप लेखी द्वारा तैयार किया गया ग्राफ भूकंप लेख कहलाता है। इसके द्वारा जो ग्राफ तैयार किया था उसी को हम भूकंप लेख बोलते हैं। भूकंप लेखों के अध्ययन से भूकंप का फोकस की गहराई, उत्केंद्र व अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप लेखी तीव्र भूमि गति के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः अभिकल्पन इंजीनियरों की, जो आपके अभिकल्पन इंजीनियर होते हैं, उनकी इसमें विशेष रुचि नहीं है। तीव्र भूमि गति के लिए त्वरण लेखी प्रयोग किया जाता है। तो जो तीव्र भूमि की गति होती है उसके लिए हम त्वरण लेखी का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा भूकंप लेखी और त्वरण लेखी पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आपके भूकंप लेखी और त्वरण लेखी होते क्या है, तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है भूकंप लेखी।
भूकंप लेखी व त्वरण लेखी दोनों में सामान्य विद्युत चुंबक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जिसके अनुसार जब एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो एक वोल्टेज जनित होती है, जिसका मान कुंडली व चुंबक की सापेक्ष गति के अनुपाती होता है। कुंडली व चुंबक के जो आपके सही अभिकल्पन व संयोजन से सापेक्ष गति को भूमि गति के अनुपाती बनाया जा सकता है। यह संयोजन इकाई वेलोसिटी पिकअप कहलाती है। इस इकाई को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है, जिसका दर्पण वोल्टेज के अनुपात में घूमता है। दर्पण का घुमाव एक प्रकाश स्रोत व्यवस्था से फोटोग्राफिक प्लेट पर दर्ज कर लिया जाता है। यह व्यवस्था चित्र में दिखाई गई है। भूकंप लेखी अत्यंत संवेदनशील होते हैं और भूमि में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी दर्ज कर सकते हैं। जो भूकंप लेखी होते हैं, यदि इनके क्षेत्र में भूमि गति अधिक होती है तो ये अपना कार्य नहीं कर पाते। अगर भूमि की गति अधिक होती है इनके क्षेत्र में तब ये कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें तब हम क्या करते हैं, इन्हें दूर एकाकी क्षेत्रों में ठोस चट्टान पर गहराई में नींव बनाकर स्थापित किया जाता है। इनके आसपास कोई बाह्य हलचल नहीं होनी चाहिए। ये निरंतर कार्यरत रहते हैं। समय समय पर इनसे प्राप्त अभिलेखों का अध्ययन कर भूगर्भ के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इसी प्रकार से इन्हीं की मदद से हम भूगर्भ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा है त्वरण लेखी। त्वरण लेखी क्या होता है? भूकंप के समय भूमि गति में त्वरण होता है। इंजीनियरों के लिए यह त्वरण बहुत महत्वपूर्ण है। इंजीनियर के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। त्वरण लेखी झटकों को सह सकते हैं और मजबूत होते हैं, लेकिन इनका सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत भी भूकंप लेखी की भांति होती है। ये निरंतर कार्यरत नहीं रहते हैं। जब भूमि का त्वरण एक निश्चित मान जैसे 0.01 ग्राम से आपका 0.02 ग्राम से अधिक हो जाता है तो यह स्वतः क्रियाशील होते हैं और तब तक कार्यरत होते हैं जब तक कि त्वरण निर्धारित सीमा से नीचे नहीं हो जाता। त्वरण लेखी की डाटा दर्ज करने की गति भूकंप लेखी की तुलना में काफी अधिक होती है। त्वरण लेखी से प्राप्त त्वरण जो ग्राफ होता है उसको हम त्वरण लेख कहते हैं। जो दो टर्म आपको यहाँ पर बताए गए, भूकंप लेखी और त्वरण लेखी। तो भूकंप लेखी कहाँ पर प्रयोग होता है? उसको हम क्या करते हैं, चट्टानों में नीचे फाउंडेशन बनाकर उसमें उसको हम फिट कर देते हैं और वहाँ पर उसके आसपास कोई हलचल नहीं होनी चाहिए और उसी से हम जो भूगर्भ की स्थिति को हम पता करते रहते हैं। अगर कोई हलचल होता है तब वो निरंतर कार्यरत रहते हैं, लेकिन जो उनके स्थान होते हैं उनके आसपास कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। और जो आपका त्वरण लेखी होता है, इसके आसपास अगर हलचल होगा तब ये निरंतर कार्यरत नहीं होता है। लेकिन अगर इसके आपकी भूमि का त्वरण एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है तब ये कार्य करने लगता है अचानक से, और तब तक ये कार्य करता रहता है जब तक ये निश्चित मान से कम ना हो जाए इनका त्वरण। तो इस प्रकार से जहाँ पर आपके झटके वगैरह होते हैं या फिर कोई गति होती है भूकंप जो भी आपके पृथ्वी के आसपास, तो वहाँ पर हम त्वरण लेखी से ज्ञात करते हैं, और जहाँ पर कोई गति नहीं होती है वहाँ पर हम भूकंप लेखी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? तो भूकंपों का वर्गीकरण। भूकंप को उनके परिमाण के आधार पर विभिन्न क्षीण भूकंप से प्रलयकारी भूकंप तक कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसको हम एक यहाँ पर तालिका में देख रहे हैं। इनके रिक्टर पैमाने पर जो मान है, जो इनकी तीव्रता है, उसके आधार पर इसको हम डिवाइड किए हैं। तो भूकंप के ये प्रकार है। पहला हमारा क्षीण भूकंप, यानी कि जिसका रिक्टर पैमाने पर जो आपका मान होगा 3.5 से नीचे होगा तो इसको हम क्षीण भूकंप के नाम से जानेंगे। फिर हमारा हल्का भूकंप अगर 3.5 से 4.3 के बीच में है। नेक्स्ट हमारा साधारण भूकंप, तो 4.3 से 4.8। कुछ तीव्र भूकंप तो 4.9 से 5.4 तक। तीव्र भूकंप आपके 5.5 से 6.1, जब इससे ज़्यादा होगा तो तीव्र भूकंप कहलाएगा। सामान्य विनाशकारी भूकंप 6.2 से 6.9। अधिक विनाशकारी भूकंप 7.0 से 7.5। अति विनाशकारी भूकंप 7.5 से 8.5 और प्रलय विनाशकारी भूकंप आपका 8.5 से 8.9 के बीच में होता है। तो ये आपके भूकंप के प्रकार है। नेक्स्ट हमारा भूकंप जोनिंग क्या है, या फिर भूकंप भारत की भूकंप जोनिंग को समझाइए। तो भूकंप की जोनिंग क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो भवनों और संरचनाओं को भूकंप रोधी बनाने के लिए उनके अभिकल्पन और निर्माण में भूकंप रोधी उपाय अपनाए जाने चाहिए। इन उपायों को अपनाने में उसी अनुपात में खर्च आएगा जिस सीमा तक उन्हें भूकंप रोधी बनाया जाएगा। अतः यदि समस्त संरचनाओं को उच्च भूकंप रोधी बनाया जाए तो उससे आपका निर्माण लागत में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी, जो अवांछनीय व अनावश्यक होगी। यदि भूतकाल में आए भूकंपों का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूकंप के आने व उससे होने वाले नुकसान की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपका भूकंप आने व उससे होने वाले जो नुकसान होते हैं उनकी संभावना नगण्य अथवा बहुत कम है। भूकंप जोनिंग का उद्देश्य संभावित समान प्रबलता के भूकंपों के आधार पर देश के क्षेत्र को विभिन्न जोनों में बांटना है। प्रत्येक जोन में भूकंप को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए
आवश्यक भूकंप रोधी प्राप्त करने के लिए उपाय व कोड अपनाए जा सकते हैं। तो भूकंप से होने वाले नुकसानों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला हमारा होता है प्राथमिक क्षति और दूसरा हमारा होता है द्वितीय क्षति। प्राथमिक क्षति में क्या होता है, ऐसी क्षति जिसकी भरपाई संभव न हो प्राथमिक क्षति कहलाती है। जिसकी भरपाई संभव न हो, इसमें क्या हो सकता है, जान की हानि, किसी की मृत्यु, ऐसे मतलब किसी की जान की हानि है तो उसको हम क्या करते हैं, भरपाई नहीं कर सकते, तो इसको हम प्राथमिक क्षति के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा द्वितीय क्षति, जान के अलावा अन्य सब प्रकार की क्षतियां जो आपकी क्षति होती है उनकी भरपाई संभव है और ये द्वितीय क्षति के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के नुकसान यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये हमारा भूकंप जोन है कि अगर भूकंप जोन के बारे में हमको पता रहेगा कि किस जोन में कितने भूकंप आते हैं, कहाँ पर अधिक आते हैं, कहाँ पर कम आते हैं, तो उसके आधार पर हम संरचना का निर्माण वहाँ पर कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाली। नेक्स्ट हमारा है भारतीय भूकंप जोन नक्शे का चित्र सहित उल्लेख करें। तो भारतीय भूकंप नक्शे का चित्र से नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है किस क्षेत्र में कौन से भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर आपका जोन 1, जोन 2, जोन 3 आपका अलग अलग यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सा क्षेत्र है, किसमें किसको किस जोन में बांटा गया है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। मौलिक आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। आवर्तकाल के आधार पर संरचनाएं कितने प्रकार की होती हैं। जो आवर्तकाल होता है उसके आधार पर संरचनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो मौलिक आवर्तकाल है, प्रत्येक वस्तु की एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है। जब कभी भी वस्तु या पिंड में कंपन होता रहता है, कंपन उत्पन्न होता है अथवा कराए जाते हैं, तो वस्तु अपनी प्राकृतिक आवृत्ति से ही कंपन करती है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उसके कंपनों का आयाम भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु जो उसकी आवृत्ति होती है वो आपकी सदैव एक ही रहती है। आवृत्ति आपकी सदैव एक ही रहेगी। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वस्तु का मौलिक जो प्राकृतिक काल होता है उसको हम सदैव एक ही रहता है। जो मौलिक प्राकृतिक काल होता है आपका सदैव एक ही रहता है। तो आवर्तकाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/आवृत्ति। ठीक है, 1/आवृत्ति। यहाँ पर ये डिफिनिशन इसका फार्मूला है, आवर्तकाल इक्वल टू 1/आवृत्ति। नेक्स्ट हमारा है भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस आपका क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब फोकस या भूकंप का उद्गम केंद्र जो आपका हाइपो सेंटर होता है। अधिकांश भूकंप सतह के नीचे किसी भूगर्भीय उथल पुथल के कारण आते हैं। यह उथल पुथल किसी गहराई पर चट्टान के भ्रंश होने के कारण उत्पन्न होती है। यह विस्थापन किसी बिंदु अथवा संकरित क्षेत्र से आरंभ होता है। यह स्थानीय भूकंप का फोकस या उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंप का फोकस 700 किलोमीटर की गहराई तक हो सकता है। अभी तक कोई ऐसा भूकंप जो आपका भूकंप है प्रेक्षित नहीं किया गया है जिसका फोकस 700 किलोमीटर से अधिक गहरा हो। भूकंप का फोकस जितनी गहराई पर होगा उसका झटका उतनी ही अधिक दूरी तक महसूस किया जाएगा, लेकिन प्रभाव क्षेत्र में विनाश कम होगा। फोकस उथला होने पर भूकंप का प्रभाव क्षेत्र कम, लेकिन प्रभाव क्षेत्र में विनाश अधिक होता है। अभी तक जो आप अधिकतर भूकंपों के फोकस की गहराई 50 किलोमीटर से कम हो रही है। ठीक है, जो आपके अभी तक जो भूकंप आए हैं उसकी फोकस की गहराई 50 किलोमीटर से कम ही रही है, लेकिन इनकी जो लिमिट है 700 किलोमीटर से जो फोकस होता है इनका अधिक गहरा हो सकता है। गहराई जितनी अधिक होगी आपकी प्रभाव आपका ज़्यादा क्षेत्र में पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। क्षेत्र में ज़्यादा पड़ेगा लेकिन उतनी नुकसान नहीं होंगे। अगर गहराई इनकी कम है तो कम क्षेत्र में आपका प्रभाव पड़ेगा और ज़्यादा नुकसान आपका वहाँ पर होगा। तो ये फोकस का उद्गम केंद्र या फोकस आपका कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भूकंप के रिक्टर पैमाने को उचित प्रकार से समझाइए। तो रिक्टर पैमाना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्टर पैमाना आपका क्या होता है, यह भूकंप का परिमाण ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। सन 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने भूकंप से उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करने के लिए एक पैमाना बनाया। उन्होंने उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा भूकंप लेखी पर तरंगों के आयाम को नापकर ज्ञात की। उन्होंने उत्केंद्र से 100 किलोमीटर की दूरी पर वुड एंडरसन भूकंप मापी के द्वारा तरंगों का अधिकतम आयाम ज्ञात किया। इस आयाम को माइक्रोन में हम क्या करते हैं, माइक्रोन में बदलकर आधार पर उसका लघुगणक ज्ञात करते हैं 10 के आधार पर। इसी मान को उन्होंने पैमाने पर अंकित किया। इस प्रकार यह एक लघुगणकीय पैमाना है जो रिक्टर आपका स्केल है। इसकी निम्न व उच्च सीमाएं अनिश्चित होती हैं। इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है। अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 8.9 परिमाण का नापा गया है जो 2 मार्च 1993 को जापान में शनरिकु में आया था। सबसे बड़ा ये भूकंप है। चित्र में रिक्टर पैमाना दर्शाया गया है। यह पैमाना आपका यहाँ पर दिखाया गया है 3 ऊर्ध्वाधर पैमानों से मिलकर बना है।
पहले पैमाने के बाईं ओर प्रेक्षण बिंदु पर पी तथा एस तरंगों के पहुंचने के समय का अंतर दर्शाया गया है। बीच में आपका परिमाण पैमाना तथा दाईं ओर के पैमाने पर भूकंप के समय का अविकल्पन आयाम दर्शाया गया है। इन तीनों पैमानों के शीर्ष पर भूकंप लेखी द्वारा दर्ज भूकंप लेख दिखाया गया है। इस पैमाने द्वारा क्षेत्रीय परिमाण ज्ञात करने की विधि निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर हम क्षेत्रीय परिमाण ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ पर आपका रिक्टर पैमाना दिखाया गया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं रिक्टर पैमाना यहाँ पर आपका दिखाया गया है। ये आपका परिमाण है, ये आपका आयाम है, यहाँ पर आपका देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया पूरा। इसकी जो विधि है इस पैमाने से क्षेत्रीय परिमाण ज्ञात करने की, तो आपके यहाँ पर मेथड दिए गए हैं। टोटल आपके कौन कौन से मेथड होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, परिमाण और प्रबलता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परिमाण और प्रबलता में जो अंतर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। पहले भी परिमाण और प्रबलता के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताना है। परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होता है और इंटेंसिटी आपकी क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमारा है भूकंप के कारण एक भवन के असफल होने के स्वरूप क्या है। जो मोड ऑफ फेलोर है, भूकंप के कारण एक भवन जब असफल होता है तो इसके स्वरूप क्या है, इसके बारे में हमको देखना है। तो भूकंप के समय भूमि गति करती रहती है, इसके साथ भूमि पर खड़ी संरचना भी सरकती है, जबकि संरचना का ऊपरी भाग क्या होता है, जो छत होता है, वो जड़ता के कारण अपनी मूल स्थिति में बने रहने की चेष्टा करता है। क्योंकि दीवारों व स्तंभ नींव से जुड़े होते हैं, अतः नींव के साथ सरकते समय वे छत को भी घसीटते हैं और संरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है। भूकंप के समय भूमि तीनों दिशाओं, दो क्षैतिज एक्स तथा वाई अक्ष और एक ऊर्ध्व दिशा जो जेड एक्सिस आपका होता है, इसमें दोलन करती है। सरल विश्लेषण के लिए ऐसा मान लिया जाता है और इसके साथ संरचना भी टूटती है। ऊर्ध्व दोलन में संरचना अपने द्रव्यमान और गुरुत्व भार के कारण काफी सुरक्षित रहती है, परंतु एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोलन में यह क्षतिग्रस्त हो जाती है। अतः संरचना को क्षैतिज भूकंपी सर्कन के प्रति सामर्थ्यवान बनाना आवश्यक होता है। पार्श्व जड़त्व बल और डायफ्राम पर पड़ते हैं। जो आपके पार्श्व जड़त्व बल होते हैं डायफ्राम पर यानी कि छत पर पड़ते हैं, जहां से ये दीवारों व स्तंभों से होते हुए नींव पर चले आते हैं। अतः छत, दीवारों, स्तंभ व नींव तथा इनकी जो संधियां होती है पर्याप्त सामर्थ्यवान होनी चाहिए, ताकि उपरोक्त बल है बगैर उत्पात किए नीचे व मृदा में अवशोषित हो जाए। भूकंप से ढांचेदार संरचना के झटकों की विफलता, जो ढांचेदार संरचना होती है उनके झटकों की विफलता क्या होती है। ढांचेदार संरचना के विभिन्न झटकों के भूकंप के समय विफल होने के कारण इस पर आने वाले बलों के पुनः वितरण से अक्षमता और सीमित तन्यता होती है। प्रबलित कंक्रीट या ढांचेदार संरचना के विफल होने वाले जो आपके घटक हैं, ये घटक स्तंभ, धरने दीवारें तथा धरन स्तंभ संधि है। ये आपके भूकंप के एक संरचना की क्षति होने का जो आपका कारण होता है, भूकंप के कारण एक भवन के असफल होने के स्वरूप है। इस प्रकार से इनको दर्शाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो ये पहले भी आपको बता दिया गया, स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन था प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। और ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत, जो आपका इलास्टिक रिबन थ्योरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं ये आपका क्या होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डॉक्टर SF रीड ने किया था, जिस कारण इसे सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भूकंपों की यांत्रिक रचना शैलों के लचीलेपन पर निर्भर करती है। भूगर्भ की शैलें रबड़ की तरह लचीली होती हैं। जब किसी स्थान पर शैलों पर तनाव पड़ता है, जब तनाव बढ़ता है जब किसी स्थान पर, तो ये मुड़ जाती है, परंतु जब तनाव शैलों के लचीलेपन की सीमा से अधिक हो जाता है तो शैलें टूट जाती हैं। जब उनके लचीलेपन की सीमा से अधिक हो जाएगा तनाव, तो शैल क्या होंगी, टूट जाएंगी और दो अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाती हैं। विभाजन के कारण शैल के खंडों के बीच दरार पैदा हो जाती है और दरार के दोनों ओर की चट्टान का तनाव समाप्त हो जाता है और चट्टान के दोनों खंड अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप आपका उत्पन्न होता है। तो यही आपका इलास्टिक रिबन थ्योरी है, जिसके बारे में आपको बताना है, जो डॉक्टर SF रीड ने दिया था इस थ्योरी को। तो ये थ्योरी आपका इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे